वन वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर वस्तुओं के समूह को, जो कि साइंस का सेकेंड चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारी चारों ओर की वस्तुएं, यानी हमारे आसपास जो जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्तुओं में बहुत अधिक विविधता है। हाँ, भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। तो आप देखते होंगे कि भोजन के लिए क्या आप वस्तुएं होती हैं और वस्त्र के लिए क्या चीज़ें होती हैं। तो दोनों देखने में, पहनने में और ऑब्ज़र्व करने में अलग अलग होते हैं। और हम हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। अब आप क्या करो कि अपने कमरे में जहाँ पर भी आप बैठे हो वहाँ पे आप देखो आप किस चीज़ पे बैठे हो, आपने क्या पहना है और आपके हाथ में क्या है। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हो तो फ़ोन, बुक से पढ़ते हो तो बुक देखो। हर चीज़ में अलग अलग विविधता पाई जाती होगी। मतलब विविधता मतलब भिन्नता। सब अलग अलग होंगे, अलग अलग तरह से बने होंगे, अलग अलग तरह के दिखते होंगे, अलग आकृति के होंगे। टच करने पे अलग फील होता होगा, देखने पे अलग फील होता होगा। तो हर हर वस्तु में विविधता पाई जाती है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं बहुत सारी वस्तुएं। तो आप अपने आसपास देखो और ऑब्ज़र्व करो। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इस में सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो आप ये देखो, इस फिगर 2.1 में देखो कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की ये सभी वस्तुएं हैं और ये हमारे आसपास पाई जाती हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या इसमें आएगी। प्लास्टिक की वस्तुओं के समूह में अपने आसपास देखो आप, प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्कूल में अगर आप गए हो तो स्कूल में आप क्या ले जाते हो, प्लास्टिक की। तो बॉटल अगर आपका प्लास्टिक का होगा तो प्लास्टिक की बॉटल है। आपका बॉक्स होगा जिसमें आप पेंसिल वगैरह रखते हो और पेंसिल रबर रखते हो। और आपकी लंच बॉक्स यदि प्लास्टिक का होगा तो वो भी आप देखना है। तो अगर वो प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक का होगा, और अगर स्टील का है तो कुछ बच्चे स्टील का लंच बॉक्स लेके आते हैं तो वो स्टील का होगा। और टीचर अगर वुड वाले, मतलब लकड़ी के चेयर पे नहीं बैठती हैं, अगर वो प्लास्टिक वाले चेयर पे बैठती हैं तो जो चेयर होगी वो किसकी होगी, वो भी प्लास्टिक की होगी। अगर टेबल वहाँ पे होगा वो प्लास्टिक का हो, या फिर आप जिस पे डेस्क बेंच है अगर उसमें कुछ प्लास्टिक की किसी भी मॉडिफिकेशन उसका हुआ हो तो हो सकता है उसमें प्लास्टिक लगा हो, ये भी हो सकता है। तो आप ऑब्ज़र्व करो कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हैं। अब देखो घर में आपके क्या क्या है। तो देखो इसमें क्या दिया है, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से बने हैं इसके आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा के हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं। विकल्प क्रियाकलाप एक हम देखते हैं। तो आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में
अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप अपने घर से कुछ वस्तुएं ला सकते हैं या फिर कक्षा से कुछ वस्तुएं ले सकते हैं या कक्षा के बाहर से कुछ वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा? तो देखो आप चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, किल, साबुन, पहिए का आरा, बैट, जिसे बल्ला भी बोलते हैं, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते हैं। हाँ, तो आप ऐसी भी सूची बना सकते हो जिसके बारे में आप सोच सकते हो और उसको आप कक्षा में नहीं ला सकते हो, जैसे दरवाज़ा हो गया या फिर कुछ ऐसी भारी चीज़ जिसे आप उठा नहीं सकते हो और ला नहीं सकते हो। दीवार है, उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इसे तो आप ला नहीं सकते हो ना, सिर्फ इसके बारे में आप सोच सकते हो और लिख सकते हो, फिगर बना सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी की बनी है। अब जो भी आपने कलेक्शन किया है उसमें जो कागज़ की वस्तुएं उनको एक तरफ कर दीजिए और जो लकड़ी की बनी हुई हैं उन्हें आप एक तरफ कर दीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। और इस तरह आप क्या कर सकते हो, दो समूह में वस्तुओं को बांट सकते हो, एक कागज़ की बनी हुई है और एक लकड़ी की बनी हुई है। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। अब आप 2.1 जो सारणी है उसमें आप सूची बना सकते हो। तो आप देख सकते हो ये है सारणी 2.1, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। मतलब प्रत्येक वस्तु, जो कोई भी वस्तु है वो किस किस पदार्थ से बनी है उसको आप पहचानने का प्रयास करो। प्रत्येक और इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। अब बहुत सारी वस्तुएं आपने इकट्ठा कर ली हैं और उनके गुणों के बारे में आप अकेले आप पता नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स, अपने शिक्षक, जो भी आपके टीचर हैं या फिर आपके पेरेंट्स या घर में बड़े भैया दीदी, चाचा चाची जो भी हों, उनसे आप सलाह ले सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं या फिर ये कैसा है और देखने में कैसा है, कैसा वो ऑब्ज़र्व करके आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप एक लंबी सी सूची बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकते हो। तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो इसमें। तो आप देखो क्रियाकलाप 2 क्या है। सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। देखो ये है आपका सारणी 2.2। इसमें कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। आप 2.2 जो सारणी दी गई है उसके कॉलम 1 में, जैसे इसमें क्या दिया, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई और भी आपके पास जो भी आपने कलेक्शन किया है वस्तुओं का, उनको आप लिख सकते हो। जैसे इसमें दिया लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, तो आप लिख सकते हो बॉक्स, पेंसिल, कॉपी, किताब, फ़ोन और हेयर बैंड और क्या खिलौने आप कोई लिख सकते हो, जैसे फुटबॉल है, बल्ला है, गेंद है। ये सारी चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हो और उसमें वो किस चीज़ से बनी है या फिर इससे
ऐसा आप कौन से सारणी के लिए करोगे, तो 2.1 के लिए आप करोगे। और 2.2 के लिए आपको क्या करना होगा, तो 2.2 के लिए मैंने मतलब उसमें बताने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है कि 2.2 के लिए आप कौन से मतलब पदार्थ से और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। जैसे आप देख लो, लकड़ी, लकड़ी एक पदार्थ है और इन पदार्थों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो लकड़ी का आप देखो आसपास क्या क्या पाया जाता है, तो कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इनके पहिए और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है लकड़ी की। डस्टर आप देखते होगे कि कुछ डस्टर होते हैं उनके ऊपर जो पकड़ने के लिए आपको जो भी लगा होता है वो कई जगह लकड़ी का होता है, कई आजकल तो प्लास्टिक का भी आ रहा है। पहले ज़माने में ज़्यादातर लकड़ी के ही डस्टर होते थे और उस पे मिटाने के लिए नीचे लगा होता था, जो भी कपड़े का हो या फिर जिस भी रुई का हो, जिस चीज़ का हो, तो वो नीचे लगा रहता था। लेकिन उस पे जो जिस पे वो चिपका होता था वो लकड़ी का होता था और आजकल तो प्लास्टिक का ही ज़्यादा मिल रहा है। तो ये है। और कागज़ है, कागज़ से क्या क्या बनी होती है, तो पुस्तकें हैं, नोटबुक है, समाचार है, खिलौने हैं, कैलेंडर है। चमड़े से क्या बनता है, तो चमड़े से क्या बनता है, तो जैकेट भी बहुत सारे चमड़े के होते हैं, जूते होते हैं, बैग्स होते हैं और बेल्ट्स होते हैं। प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक का बॉक्स, बाल्टी, टिफ़िन, लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ प्लास्टिक की होती हैं। और रुई से क्या बनता है, तो रुई गद्दे बनते हैं और तकिए में भी, पिलोज़ में भी रुई भरी जाती है। खिलौने जैसे टेडी बियर वगैरह होते हैं उसके अंदर भी रुई भरा जाता है और रुई से धागे बनाए जाते हैं और इन धागों से क्या बनता है, कपड़े भी बनते हैं। तो ऐसे रुई का इस्तेमाल किया जाता है। रुई एक पदार्थ है और उसका इन पदार्थों से, इस पदार्थ से ये चीज़ें बनती हैं। ऐसे आप देख सकते हो। तो लोहे से क्या क्या बनता है ये आप लिख सकते हो। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लिख सकते हो। जैसे मिल्क है, मिल्क एक पदार्थ है और उससे क्या बनता है, तो मिल्क शेक, आइसक्रीम में भी यूज़ होता है, चाय बनता है, ये भी तो एक पदार्थ है। और मिट्टी है, मिट्टी का आप लिख सकते हो कि मिट्टी से क्या क्या बनता है, तो मिट्टी से क्या बनता है, तो दिए बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं। ऐसे करके आप इस कॉलम को और बढ़ा सकते हो। तो ये 2.2 के लिए था और इसके पहले मैंने जो जो वस्तुएं बताई हैं वो किसके लिए था, 2.1 के लिए था। तो 2.1 में क्या है, 2.1 में आपको वस्तुएं लिखना है और इसमें पदार्थ जिनसे ये बनी है, किस किस पदार्थ से बनी है। 2.2 में क्या है, आपको पदार्थ लिखना है और इस पदार्थ से क्या क्या वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो दोनों में अपोजिट चीज़ें हैं। तो आप देखो ये 2.1 में क्या है, जैसे प्लेट है, प्लेट या थाली जिसे बोलते हैं, इस ये कहाँ पे मतलब किस चीज़ से बनती है, पदार्थ जिनसे बनी, इस्पात, कांच या प्लास्टिक या अन्य कोई सामान जिससे ये बनती है। चीनी मिट्टी से भी बनती है प्लेट। अब देखो आप, पेन, पेन में क्या क्या पदार्थ पाया जाता है, तो पेन में प्लास्टिक होता है और धातु होता है। प्लास्टिक पेन का जो कवर होता है और जिसमें रिफिल भरा होता है वो प्लास्टिक का होता है और जिससे हम, उसका जो लीड होता है जिससे हम लिखते हैं वो, उसमें क्या होता है, वो धातु का बना होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। बूझो, बूझो एक बच्चा है, वो क्या बोलता है, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, क्या हमने पता लगाया। ऑफ कोर्स हमने 2.2 सारणी में क्या देखा है कि लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बनी है। आप देखो, लकड़ी से, लकड़ी एक पदार्थ है ना, तो इससे क्या क्या चीज़ बनी है, बहुत सारी चीज़ें बनी है ना, एक से अधिक वस्तुएं बनी हैं इससे। तो क्या है इसमें, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी या इनके पहिए। अब कागज़ है, कागज़ से भी बहुत सी चीज़ें बनी हैं, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर आदि। अब देखो आप, अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। तो अब आप क्या करो, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार करो। आपके डेली के यूज़ में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं और उनको जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब आप बताओ, डेली लाइफ में आप क्या क्या यूज़ करते हो। सुबह में आप ब्रश करते होगे, ब्रश जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ये लिखो आप। कुछ ब्रशेज़ होते हैं जिनका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है
और कुछ ब्रशेज होते हैं उसके हैंडल्स लकड़ी के होते हैं, तो आप इसकी भी सूची बना सकते हो। अब टूथपेस्ट है, फिर आप नहाने जाते हो तो बाल्टी होता है, मग होता है, वो सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की होती हैं ना। टोटी है, टोटी कुछ प्लास्टिक का होता है, कुछ स्टील का होता है, कुछ लोहे का होता है, तो ये भी है एक। और साबुन किससे बनता है? साबुन को किस चीज़ पे रखा जाता है? प्लास्टिक की चीज़ पे या स्टील की चीज़ पे? जो भी साबुन रखने वाला केस होता है वो किस चीज़ का बना होता है? फिर आप खाना खाते हो तो प्लास्टिक के प्लेट में खाते हो या स्टील के प्लेट में खाते हो या कांच के प्लेट में खाते हो या चीनी मिट्टी के प्लेट में खाते हो? ये भी आप लिख सकते हो। बैग लेके जाते हो वो किस चीज़ से बना है? ड्रेस पहनते हो वो किससे बना है? शूज़ पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, क्या खाते हो वो किस चीज़ से बना है? तो इसकी आप साड़ी बना सकते हो। इन सब साड़ियों में से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, जो भी वस्तुएं हैं उनको अलग अलग समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। उसके बाद हमने क्या पाया कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो अलग अलग पदार्थ से बनी होती हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है? तो बताओ आप कि एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं ये, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और इसके ऊपर क्या था, कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, कोई वस्तु होती है वो एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। हाँ, तो आप कभी देखना कि एक कोई वस्तु है वो सिर्फ एक ही पदार्थ से बनी हुई है, उसमें कुछ और ऐड नहीं किया गया है। और कुछ वस्तुएं होती हैं जो कई पदार्थों से बनी होती हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे पदार्थ को ऐड किया गया रहता है। और जैसे मान लो आप चेयर पे बैठते हो तो लकड़ी का तो वो दिखता है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत जगह पे किल को भी उसमें ऐड किया जाता है, किल से भी उसको जोड़ा जाता है। तो किल है, फेविकोल का भी उसमें यूज़ किया जाता है। और अगर उसको और सुंदर दिखाना है तो लोग उस पर और भी चीज़ें ऐड करते हैं, पेंट करते हैं उसको, तो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। तो ये लकड़ी एक अलग पदार्थ हो गया, किल जो है वो लोहे का है, वो अलग पदार्थ का हो गया, और पेंट जो है वो केमिकल्स अलग अलग हैं, वो उसका हो गया। तो ये भी तो अलग अलग पदार्थों को इसमें ऐड किया गया है ना। तो आप इसकी भी सूची बना सकते हो। अब हम देखते हैं क्या दिया गया है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। हाँ, इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु में कौन कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करके हमें उसे बनाना है, और इससे ये भी पता चलता है कि हमें पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब देखते हैं हम पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़ों का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं माना जाएगा। तो अब बताओ, आप पानी पीने के लिए आप कपड़े का गिलास का इस्तेमाल करोगे या फिर कांच के, स्टील के या प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल करोगे?
कपड़े का गिलास अगर आपने यूज़ कर लिया तो कपड़े थोड़े ना पानी को रोक पाएगा। गिलास को तो हम ज़्यादातर पानी या किसी द्रव को रखने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर आप खाना बनाने के लिए कागज़ के बर्तन का इस्तेमाल करो तो क्या होगा, कागज़ खाना बनाने के लिए हम आग का उपयोग करते हैं, तो जो भी बर्तन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि उस आग के टेम्परेचर को रोक सके, उसमें जले ना। और अगर कागज़ का बर्तन होगा तो वो तो सारा जल ही जाएगा। अब तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं, उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्या, नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। दिखावट। अब आप देखिए दिखने में वो कैसा है। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं, तो जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। अब बताओ आप, सबसे पहले हम किसी भी पदार्थ को अगर हमें पृथक करना है, अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि वो दिखने में कैसा है। तो लकड़ी अलग दिखता है ना स्टील, तांबा या लोहे से, और उसमें बहुत इन सभी में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन जो स्टील तांबा या लोहा है वो एक जैसा कम से कम दिखता है, या एल्युमिनियम। तो क्रियाकलाप 3 हम देखते हैं। तो विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। तो गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। आप क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब इनमें से जो भी चीज़ चमकीली दिखाई पड़ती है उनको एक समूह में आप कर लीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। अब आप बताओ कि ये भी जो भी विभिन्न तरह के पदार्थ दिए गए हैं उनको काटने पर क्या वे चमकीले दिखाई देते हैं, उनके पृष्ठ जो भी कटे हुए हैं? तो तांबे का तार जो है, एल्युमिनियम की शीट है, और चॉक, लकड़ी, गत्ता ये नहीं चमकीले दिखाई देते हैं, लेकिन प्लेन ज़रूर हो जाते हैं। तो जो भी चमकीली चीज़ें दिखाई देती हैं उनको एक तरफ कीजिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। जो भी चमकीले पदार्थ उनमें इन वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए जिनके पृष्ठ काटने पर चमकीले दिखाई देते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए, तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर देख सकते हैं कि ये द्युतिवान है या नहीं। अब जो भी वस्तुएं हैं, जैसे रेगमाल से आप रगड़ कर देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। द्युतिवान का मतलब ये होता है कि उसमें चमक है या नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति यानी कि चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। वे क्या होते हैं? धातु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक को खो देती हैं। वो क्या होती हैं? द्युतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन
पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है या नहीं। तो आप क्या करें, लोहा है या किसी वर्कशॉप पे आप जा रहे हैं, उनके ताजे कटे पृष्ठों को देखिए और देखिए उनके अंदर चमक है या नहीं। अगर है तो वो धातु है। तो कठोरता, वो हमें नेक्स्ट जो है वो क्या देखना है, कठोरता देखना है। पहले हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, दिखावट, मतलब कि वो देखने में कैसा है। दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है इसके अंदर, तो कठोरता देखनी है हमें कि कितना कठोर है। तो जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। जैसे अगर आप कुछ पदार्थों को हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ पदार्थों को दबाना थोड़ा कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, किल, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु की पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, चमक हो सकती है, कठोरता हो सकती है, रुच यानी कि खुरदुरापन हो सकता है, अथवा चिकनापन भी हो सकता है। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करें या करते हैं। अब इधर हम क्या देखते हैं, इसमें विलेय अथवा अविलेय। कुछ इसके लिए क्रियाकलाप है 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू यानी रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर कर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच में से विडोलित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाएं और अनुसार नोट कीजिए, दर्शाए और उसके अनुसार आप नोट कीजिए। तो सारणी, ये तो पहले आपका फिगर हो गया 2.4। लुप्त, क्या लुप्त होता है और क्या नहीं लुप्त होता है। तो आप क्या देखोगे, क्या क्या आपने मिलाया है। तो कुछ ठोस पदार्थ चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू हैं। लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र किए आपने। तो कांच के 5 गिलास आपने लिए हैं, इनमें प्रत्येक में 2/3 भाग में जल भर लिया आपने। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर के चीनी, दूसरे में नमक अथवा शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाएं। तो आप देखोगे जो चीनी है, नमक है, घुल जाएगा। जो चौक पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, जो बालू है वो भी नीचे बैठ जाएगी, और लकड़ी के बुरादे हैं वो भी नहीं घुलेंगे। अगर भारी हैं तो लकड़ी के बुरादे ऊपर ही पानी के तैरेंगे या बीच में रहेंगे। तो ऐसा होता है। कुछ मिनट तक आपने प्रतीक्षा किया, फिर उसके बाद आपने देखा, तो आप देखो क्या होता है। अब ये आपने साड़ी बनाई 2.3 ये साड़ी आपने बनाई, और इसमें आपने क्या लिखा, नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, चीनी भी पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, बालू जो है वो नीचे बैठ जाएगा, और चौक पाउडर है वो भी नीचे बैठ जाएगा। कुछ घुलेगा, कुछ नीचे बैठ जाएगा, और लकड़ी का बुरादा है वो उसके बीच में या फिर ऊपर तैरेगा। तो ऐसा होता है इस चार्ट में आपको आप बना के, और क्या क्या आपको ये प्रयोग करने के बाद आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, आप इसमें लिख सकते हैं।
आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए या विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। जो भी जल में विलीन हो गए हैं, घुल गए हैं अच्छे से, वो क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाएंगे। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। जो भी अन्य पदार्थ है वो जल के साथ अगर मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो बताओ आप, क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? जो भी द्रव मटेरियल है, जैसे जूस है, दूध द्रव से बना होता है, नींबू का रस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या वे जल में विलीन हो जाती हैं? क्या उसमें गायब हो जाती हैं? तो इसके लिए आप क्लास आगे की क्लास में आप पढ़ोगे तो आपको कोलाइडी सॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप ये प्रयोग करना, तो उससे आपको ये पता चलेगा। लेकिन इसके लिए एक और क्रियाकलाप दिया है द्रव के लिए भी। तो सिरका है, नींबू का रस है, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। तो ये इजी एंड सिंपल एग्जांपल है। तो इसके लिए क्या है? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा और भी द्रव आप एकत्र कर सकते हैं। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इस गिलास को आप आधा जल से भर लीजिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। कोई द्रव है, आप एक चम्मच ले लीजिए और भली भांति विडोलित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। अब आप इसे मिलाने के बाद ये बताइए कि क्या ये द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है या नहीं। तो ये रहा आपका ए, ये गिलास ए है और ये गिलास बी है। तो गिलास ए में क्या दिया है? कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और बी के लिए कुछ नहीं होते हैं, कुछ ऊपर ही तैरने लगते हैं। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। और भी अधिक आप द्रव को कलेक्ट कीजिए और उसके साथ इन प्रयोग को दोहराइए। जैसे आप वाइट ड्रेस जो आपका होता है उसमें आप नील लगाते हो ना, तो नील जो है वो पानी में आप डालते हो, थोड़ा सा पानी बाल्टी में लेके, और उसमें आप नील की 1 से 2 बूंद डालते हैं। वो उसमें पूरी तरह से घुल जाता है ना, उसके बाद आप उसमें अपने कपड़े डाल लेते हो तो घुल गया ना। ऊपर तो पानी के तैरता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे का पानी जो है वो वाइट रहेगा और ऊपर का पानी जो है वो ब्लू रहेगा। नील की वजह से वो मिक्स हो जाता है पानी में। और वही तेल है, जो तेल होता है वो क्या होता है? वो पानी के ऊपर आप आधे गिलास पानी लो कांच के गिलास में और उसमें 1 चम्मच आप तेल डालिए। आप देखिए वो उसमें मिक्स हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ही तैरता रहेगा। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। हाँ, कुछ समय तक आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो एक अलग लेयर बना लेंगे, जिसमें पानी का लेयर अलग होगा और जो द्रव आपने ऊपर दूसरा मिलाया है उसका लेयर अलग होगा। देखो आप, ये आपकी शार्डी डी है 2.4। इसमें क्या दिया है कि कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। जैसे द्रव कौन कौन से हैं? तो सिरका है, भली भांति मिश्रित होते हैं या मिश्रित नहीं होते हैं। सिरका है, भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस, ये भी भली भांति मिश्रित होता है। सरसों का तेल, ये ऊपर तैरता रहता है। नारियल का तेल, ये भी ऊपर तैरेगा, मिक्स नहीं होगा अच्छे से। कैरोसिन है, कैरोसिन भी मिक्स नहीं होता है। अब ये बूझो, जो बच्चा है वो क्या सोचता है? बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या
गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। अब पहेली के जो क्वेश्चन है, पहेली यह जानना चाहती है कि क्या गैसेस भी जल में विलीन हो जाती हैं, और बूझो यह जानना चाहता है कि जो भी द्रव हमने पानी के ऊपर पानी में मिक्स करने का कोशिश किया, क्या वो अलग किसी पदार्थ या अलग द्रव में मिक्स हो जाते हैं। अब बताओ आप कि जो तेल है वो हम किस में मिक्स कर सकते हैं जो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। सरसों का तेल है तो इसे हम सिरका में मिक्स कर सकते हैं क्या। और नारियल का तेल है और सरसों का तेल, क्या ये दोनों मिक्स हो सकते हैं? दोनों द्रव ही तो हैं। और आप बताओ, नींबू का रस है, क्या इसे आप सिरका में मिला सकते हो? नींबू का रस और सिरका एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अब कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं अथवा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जल किससे बना होता है? H2O से बना होता है। और H2O में क्या पाया जाता है? एक ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है ना, तो जल में विलीन है ये। तो क्या इसमें यही उदाहरण दिया है ना कि जल में विलीन ऑक्सीजन गैस। और जो जल में जंतु रहते हैं जैसे कि मछली है या फिर उससे जलीय जो भी जंतु हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है, या फिर जो पादप होते हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से मिल जाता है। अब देखते हम वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब इससे भी हम पृथक पृथक समूह बना सकते हैं। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा कि इनमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो आप देखो ये वाला डायग्राम 2.6, ये जो फिगर है इसमें आप देखो कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जल में ऊपर तैर रही हैं, कुछ हैं जो नीचे जाके बैठ गई हैं। तो ऐसा आप या फिर बाल्टी में आप या टब में पानी भर लो, या फिर आप आसपास किसी तालाब या नदी या फिर नालियों में तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के समय में जो ढकी हुई नालियाँ नहीं रहती उसमें लोग कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, जो कुछ उस पर तैरती रहती हैं, कुछ उस पर नीचे चली जाती हैं। तो आप चेक कर सकते हो पानी भर के बाल्टी में और उसके ऊपर वस्तुएं रख के कि कौन सी ऊपर तैर रही हैं और कौन सी नहीं तैर रही हैं। जो तैरती होंगी उनका जो डेंसिटी है, वो घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होगा, यानी कि वो हल्का होगा पानी से, और पानी उससे भारी है। जो हल्की वस्तुएं होंगी वो ऊपर तैरती रहेंगी और जो भारी हैं वो नीचे चली जाएंगी। अब देखो पारदर्शिता, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों या सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। मतलब कि कोई सामान है उसको आप ऐसे अपने सामने रखते हो और या फिर अपनी आंखों के सामने आप रख लो और फिर भी आप उसके आर पार देख पा रहे हो, तो वो कैसी वस्तु है? वो पारदर्शी है। जैसे प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो वाइट वाली होती है, उसको आप रखो अपने सामने और
आर पार आप देखो तो आप देखते हो ना कि कोई वस्तुएं दिखाई देती है, अपने बुक को ले लो और अपने आँखों के सामने रख लो और तब आप देखो कि उसके आसपास आर पार कुछ दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो वो अपारदर्शी हो जाएगी। और जिसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है वो पारदर्शी होती है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। अब ये देखो, ये क्या है? मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। तो देखो आप, ये बच्चा जो है वो अपारदर्शी जो भी सामान है अपने सामने रखा है, इसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता है। ये जो है इसके आर पार दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? पारदर्शी। और ये क्या हो गया? पारभासी। अब ये देखो आप, दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें देख सकते हो आप। दुकान पे आप जाते होगे तो जो भी बोतलें वगैरह होती होंगी जिसमें वो सामानों को रखते हैं ताकि इसके आर पार आप देख सको और आप बता लो कि मुझे ये वाली सामान चाहिए या वो वाली, जो भी आप देख के बता सकते हो आसानी से दुकानदार को। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे तथा अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी के गत्ते तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6 है। तो कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर एक कोई जलता हुआ बल्ब आप देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए और आप अब कागज़ की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सके, उसे हम पारभासी कहते हैं। तो ऐसे कुछ पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। ऊपर जो डायग्राम था उसमें हमने क्या किया है कि ये जो फिगर है इसमें ये अपारदर्शी है, ये क्या है? पारभासी है। और ये क्या है? पारदर्शी है। वही मैंने कहा कि क्रम जो इसका है वो उल्टा सीधा बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। तो क्या आपकी हथेली पारदर्शी है या अपारदर्शी या पारभासी? क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? तो आप ऐसा करके चेक कर सकते हो कि क्या आपको कैसा
दिखता है, क्या आप ऑब्ज़र्व करते हो? हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो पदार्थों को आप अलग अलग समूह में बांट सकते हो, किस आधार पे? तो उनके गुणों के आधार पर। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। अब आप ही सोचो, आप दुकान पे बाज़ार जाते हो तो कपड़े का एक अलग दुकान होता होगा, शूज़ का अलग दुकान होता होगा, कॉपी किताब का अलग दुकान होता होगा और सब्जी का अलग दुकान होता होगा। तो आपने देखा ना कि अलग अलग वस्तुओं के शॉप्स भी अलग अलग हैं। अब उन शॉप्स में आप जाओ तो छोटे बच्चों के जो चप्पल होते हैं, अब चप्पल देखो, चप्पल का अलग रैक या फिर जो भी कॉलम होगा जिसमें उन्होंने रखा होगा वो अलग होता होगा, शूज़ का अलग होता होगा, सैंडल्स का अलग होता होगा, पुरुषों का कॉलम अलग होता होगा, महिलाओं का कॉलम अलग होता होगा, स्कूल के शूज़ का कॉलम अलग होता होगा और फैंसी शूज़ का कॉलम अलग होता होगा। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज के बाद आप जाना शॉप्स पे तो इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। हम इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो हाँ, तो अलग अलग समूह में अगर हम बांट लेते हैं तो हम आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं, उनके गुणों के बारे में हम जान सकते हैं और आगे की कक्षा में हम इसे और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो अब एक्सरसाइज है, उसमें क्या दिया है, कुछ प्रमुख शब्द है जैसे कठोर, अविलेय, द्युतिमय यानी चमकीला पदार्थ, फिर धातु है, अपारदर्शी, रुच यानी खुरदुरा, विलेय, पारभासी, पारदर्शी। ये सब आप जानते ही होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब सारांश दिया कि हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से ही बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं और कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने यानी मसूढ़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होती है तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं अथवा तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब देखो अभ्यास प्रश्न क्या दिया है कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती है? कुर्सी, मेज और क्या चीज़ें होती हैं लकड़ी से जो बनती हैं? कुर्सी है, मेज हो गया, सीढ़ी हो गया, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया और बेड हो गया या चौकी हो गया, जो भी। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली चमकदार होती है। प्लास्टिक का खिलौना होता है? नहीं। स्टील का चम्मच चमकदार होता है। सूती कमीज? नहीं। तो ये चमकदार चीज़ होगी, कांच की प्याली हो गई और स्टील का चम्मच हो गया, लेकिन कांच की प्याली जो है वो धातु नहीं है। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान
उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। और याद रखिए कि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। तो कौन सी वस्तुएं पदार्थ किस वस्तु से बनी हुई है, इससे हमें इसका मिलान करना है। तो चलो हम कर लेते हैं। तो पुस्तक है वो किससे बना है, तो कागज, गिलास कांच से, कुर्सी लकड़ी से, खिलौना प्लास्टिक से, जूते चमड़े से। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। गलत। एक मिनट, ये रॉन्ग है। ख क्या दिया है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ इरेज़र में नहीं होती है, यह भी रॉन्ग है। नोटबुक वो है चमकता है। चौक जल में विलीन हो जाता है, ये भी रॉन्ग है, जल में विलीन नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सही है। चीनी जल में विलीन नहीं है, चीनी जल में विलीन होती है, इसमें नहीं दिया है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, रॉन्ग। बालू जल में निस्तादित हो जाता है, हाँ नीचे जाके बैठ जाता है। सिरका जल में विलीन है, तो आप बताओ यहाँ पे ऊपर आपने क्या देखा था, सिरका जल में विलीन है या नहीं। सिरका जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, एक बार कंफर्म कर रही थी मैं आपको। तो सिरका जो है वो विलीन है, तो ये सही था, ये भी सही था। यार इसका प्रॉब्लम, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है और ये सही है। अब क्या दिया है पांचवा, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल और संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब अथवा मिट्टी का घड़ा, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। गोल आकृति अथवा अन्य आकृति, खाद्य अथवा अखाद्य। तो बताओ जल जो है वो खाद्य अथवा अखाद्य में आएगा। जल तो पिया जाता है, तो मतलब ये खाने पीने के लिए इसका यूज़ होता है, तो खाद्य अथवा अखाद्य में इसको लिख सकते हैं हम। और बास्केटबॉल है, गोलाकृति है। संतरा है, खाद्य में आएगा और गोलाकृति में भी आएगा। चीनी जो है वो खाद्य में आएगा और इसकी आकृति अन्य होती है, अन्य आकृतियाँ इसकी होती हैं। ग्लोब है वो गोलाकृति में आएगा और अखाद्य है ये। और मिट्टी का घड़ा है, गोल आकृति में आएगा, अखाद्य है। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो जल में तैरने वाली कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए और ये भी देखिए कि क्या वो तेल और अन्य अथवा मिट्टी के तेल में तैरती हैं या नहीं। जो जल में तैरती हैं उनका देखिए वो तेल या मिट्टी के तेल में तैरती हैं या नहीं। अब देखिए निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले को ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, ये मेल नहीं खा रहा है और सारी चीज़ें लकड़ी की बनी है। अब गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। नाव जो है वो फूल नहीं है और सारी चीज़ें फूल हैं। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, सब धातु हैं और ये रेत धातु नहीं है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। चीनी, नमक, रेत एक जैसे दिखते हैं, कॉपर सल्फेट है। एक मिनट, आपने क्या पाया यहाँ पे कि चीनी, नमक और रेत और कॉपर सल्फेट में जो रेत है वो अलग है और जो चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट है ये एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे रेत हो जाएगा, यहाँ पे भी रेत होगा और यहाँ पर नाव, यहाँ पर बच्चा। लास्ट क्या है, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। कुछ प्रोजेक्ट वर्क हैं
जो आपको करने होंगे, अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, और आप स्टूडेंट हो तो आप सुन लो बस, कि आपने अपने मित्रों के साथ स्मरण शक्ति खेल खेला होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कभी मेमोरी वाला गेम खेला होगा, जिसमें कोई वस्तु देख के आप उसे याद करने का कोशिश करो। तो किसी मेज पर कई वस्तुएं रखी हैं, आपको उन्हें कुछ मिनट प्रेक्षण करने के पश्चात किसी दूसरे कमरे में जाकर उन सभी वस्तुओं को आपको याद है कि नाम लिखने के लिए क्या कहा जाता है। इस खेल को कुछ अंतर के साथ खेलिए। इस स्मरण शक्ति खेल के सभी प्रतिभागियों से यह कहिए कि वे इस खेल को खेलते समय किसी विशिष्ट गुण के साथ वस्तु का नाम याद रखें। याद कीजिए और लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम, खाने वाले पदार्थों के नाम आदि लिखकर आमोद प्रमोद कीजिए। हाँ, तो आप कुछ वस्तुएं हैं टेबल पे रखी हैं, उनको देख लो और उसके बाद दूसरे कमरे में जाओ। आपने क्या क्या वस्तुएं देखी हैं उनको याद करके आप लिखो और उनको अलग अलग समूह में आप रख लो। अब पदार्थों के वृहद संग्रह से विभिन्न गुणों जैसे पारदर्शिता, जल में विलेयता, अन्य गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाइए। आगे के अध्यायों में आप विद्युत तथा चुंबकत्व के से संबंधित गुणों के विषय में भी सीखेंगे और संग्रहित पदार्थों के विभिन्न समूह बनाने के पश्चात इन समूहों में कोई पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए, क्या वे सभी पदार्थ जिनमें द्युति होती है विद्युत चालन करते हैं? तो आप क्या करो कि पारदर्शिता, जल में विलेयता और अन्य गुणों के आधार पर वस्तुओं का एक समूह बना लो। और आगे के अध्यायों में आप विद्युत और चुंबकत्व के संबंधित गुणों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और वो जब आप पढ़ लेना तो संग्रहित जो भी पदार्थ आपने कलेक्ट किए हैं कि विभिन्न समूह बनाने के पश्चात, उनके अलग अलग समूह बनाने के पश्चात इन समूह में कोई पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए कि वे सभी पदार्थ जिनमें द्युति होती है वे विद्युत के चालन करते हैं। मतलब कि अब जब आप विद्युत या चुंबकत्व वाला चैप्टर आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आप देखना कि जो भी पदार्थ जिसमें चमक पाई जाती है, क्या वे पदार्थ उसमें करंट आ सकता है। तो ये जब आप विद्युत वाला चैप्टर पढ़ोगे और चुंबकत्व का चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 56 मिनट लगभग की 1 घंटे तक की वीडियो ये हो जाएगी लगभग। तो आपको कैसा लगा आज का ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।